अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर के साथ रिपोर्टर्स, सीनियर रिपोर्टर्स की मीटिंग थी और मीटिंग के अंदर बहुत से सवाल जवाब हुए, जिसमें से एक सवाल ये भी था कि सुनने में आ रहा है कि 27 तारीख को जब आप जलसा करेंगे तो उसी जलसे के अंदर हफ्ते के अंदर अपने इस्तीफ़े का ऐलान भी करेंगे। इस्लामाबाद में अभी भी गॉसिप बहुत ज़्यादा है कि बहुत सारी ताकतवर शख्सियत, ये अनकन्फर्म्ड है, कोई एक चीज़ भी कन्फर्म नहीं मैं कर सका किसी एक शख्स से भी, बहुत सी ताकतवर शख्सियात एक दूसरे को इसरार कर रही हैं कि इस्तीफ़ा दे दें। प्राइम मिनिस्टर से जब ये सवाल हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं इस्तीफ़ा क्यों दूं, मैं तो आखिरी बॉल तक खेलूंगा। ये रिपोर्टर जो मीटिंग में थे उनसे मैं आपको सुन के हर बार रिपीट कर रहा हूं कि मैं इस्तीफ़ा क्यों दूं, मैं तो आखिरी बॉल तक खेलूंगा और 27 का जलसा कर लूं, फिर देखते हैं कि इस्तीफ़ा किसका आता है, मेरा या किसी और का। ये जुमला प्राइम मिनिस्टर से मंसूब किया गया और एक से ज़्यादा लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ उन्होंने कहा। तो एक इंटरव्यू हमने किया था प्राइम मिनिस्टर का और प्राइम मिनिस्टर से हमने 2 सवालात किए थे। उस वक्त भी चर्चा ये था कि बॉस कौन है, प्राइम मिनिस्टर बॉस है या कोई और बॉस है। तो प्राइम मिनिस्टर से हमने ये सवाल पूछ ही लिया, तो प्राइम मिनिस्टर का जवाब आपको और सवाल भी दोबारा सुनाते हैं ताकि थोड़ी सी याद दहानी दिखाइएगा जी। हु इज़ द बॉस नो, आप बॉस हैं या जनरल बाजवा बॉस हैं? फौज एक गवर्नमेंट का इदारा है। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूं, मेरा काम है, अगर मेरा काम है गवर्नेंस चलाना, मुझे जिधर भी किसी इदारे की जरूरत पड़ेगी अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए, मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। मुझे तो कोई फौज से प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर, मेरे लिए तो वो एसेट है फौज। उन्होंने कहा मेरे लिए तो फ़ौज एसेट है। असल सवाल जिसकी जिसकी वजह से ये सवाल पूछना पड़ा, वो एक मामला था जब धरना दे रहे थे पीटीआई वाले, तो पीएमएलएन वाले कहते थे कि इस धरने के पीछे सिर्फ पीटीआई या पैट नहीं है, बल्कि इन दोनों को इकट्ठा करने के पीछे कोई एक और ताकत है। और बड़ा ओपनली यहाँ मुशाहिदुल्लाह खान, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने एक इंटरव्यू में जिक्र भी कर दिया, फिर वो अपनी वजारत से भी उन्हें हाथ धोने पड़े, लेकिन एक से ज़्यादा पीएमएलएन के टॉप लीडर्स, टॉप मोस्ट लीडर्स, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि उस वक्त कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स हो गई थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग, फ़ोन रिकॉर्डिंग, जिसके नतीजे में इंटरसेप्ट से हुकूमत को पता चल गया कि इसके पीछे कुछ और लोग भी, या एक शख्स का ख़ास तौर पर तज़किरा है कि उसके पीछे मुलव्वस है। तो प्राइम मिनिस्टर से हमने बराह रास्त सवाल पूछ लिया कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप बताइए, आपके साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा, सुनिए। तो फौज ने आके जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा रिजाइन करो। भैया आप प्राइम मिनिस्टर थे, उसकी जरूरत है आपको कहने की? आप सीधे टेक ऑन करें उनको। अगर आपको इमरान खान को यही कॉल आए कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आप स्टेप डाउन करें, इस्तीफ़ा दें, तो आप क्या करेंगे? मैं इमीडिएटली उसका इस्तीफा डिमांड करूं? भाई मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आप हूं। सैक करेंगे उन्हें? किसकी जरूरत है मुझे आके कहे मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूं? किसकी जरूरत है मुझे कहे? उन्होंने कहा कि जो मुझसे इस्तीफ़ा तलब करेगा मैं उससे इस्तीफ़ा तलब करूंगा, किसकी ज़रूरत है कि मुझसे आके तलब कर सके। तो ये स्पेकुलेशन मेरे ख्याल में इस्तीफ़ा तलब करने वाली अगर इस जुमले पे प्राइम मिनिस्टर साहब कायम है तो उसको तो वैसे ही क्लोज़ कर देना चाहिए। तो दूसरा इसका ऑप्शन नेक्स्ट पे चले जाते हैं कि अब रास्ता क्या है। हुकूमत के इत्तेहादियों के मुतल्लिक़ इतला ये है कि वो अगले 2 रोज़ 25-26, क्योंकि जल्द से आगे चले गए हैं, वोट भी आगे चला गया। पहले ये था कि शायद 25 को ही सारा कुछ हो जाएगा, अब वो कहते हैं 25-26, या हो सकता है एक आध दिन और ताख़ीर से इकट्ठी तीनों जमातें, काफ लीग, बाप पार्टी और इसके अलावा MQM, तीनों हो सकता है कि अपने 17 वोटों समेत मुश्तरका ऐलान कर दें। अपोजिशन वाले दावेदार ये हैं कि उनके मामला तय पा चुके हैं, हुकूमत दावेदार ये है कि उनके अभी तक इत्तेहादियों से ताल्लुकात कायम हैं, टूटे नहीं हैं। तो फिर होगा क्या? इधर आके पीटीआई जलसा करेगी, उधर मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन पार्टीज जलसा करेंगी, एंड रिजल्ट की तरफ आ जाएं, वोट डलेगा, वोट में अक्सरियत किसके हाथ होगी? हुकूमत ने एक तरीका सोचा था कि जो उसके लोग टूट के अपोजिशन से जा मिले हैं उसका वोट ही काउंट ना करें, वो भी चैप्टर आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लोज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी रुकने असम्बली का वोट डल जाए और काउंट ना हो तो ये तौहीन होगी। इससे ज़्यादा सख्त लफ्ज़ मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। क्लैरिटी है उसके अंदर, उसमें इबहाम नहीं है। अटर्नी जनरल ने अपना तहरीरी बयान जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा कराया, उसके अंदर उन्होंने कहा कि वोट जो डलेगा डालने दिया जाएगा, किसी को रोका नहीं जाएगा। और उन्होंने एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू में बाद में कहा कि उनके ख्याल में वो वोट काउंट भी होगा। सवाल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सामने ये है कि आर्टिकल 63A वो कहता है कि ऐसा रुकन जो 4 मौके जो आइडेंटिफाइड हैं आइन के अंदर, उसके ऊपर फ्लोर क्रॉस करता है तो वो डी सीट हो जाएगा, उसकी सीट ख़त्म हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर एज पार्टी हेड स्पीकर को लिखेंगे, स्पीकर उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को कहेंगे, इलेक्शन कमीशन विद इन ए मंथ उसको
डिसीट करने का नोटिफिकेशन करेंगे और वो रुकन हक रखता है कि सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, अपील करे और 90 रोज़ से सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाए। ये डिफाइंड प्रोसेस है, सुप्रीम कोर्ट को इसकी वजाहत भी करनी है और ये मुतय्यन करना है कि ये सिर्फ डिसीट ही है, दोबारा इलेक्शन जा सकता है या इसको लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन, जिसका अभी कहीं तज़किरा नहीं है। क्योंकि जो बेसिक स्पिरिट है इस मामले के अंदर, नो कॉन्फिडेंस के अंदर, ये उस रुकन को एक जमहूरी हक देना है कि अगर उसका अपने प्राइम मिनिस्टर से, अपनी पार्टी से, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं, अपोजिशन का रुकन भी डिफेक्ट कर सकता है, अगर उसका इख्तलाफ है किसी मसले के ऊपर, वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, फाइनेंस बिल के मौके के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब के मौके के ऊपर वो इत्तफाक़ राय नहीं रखता, तो वो फिर अपनी सीट की कुर्बानी दे दे, वोट डाले और घर चले जाए। वोट डलेगा तो काउंट भी होगा, ये बात क्लियर है बड़ी। तो ये पीटीआई के लिए बहुत खुशकुन खबर नहीं है। आज जो शुरा है हमारे, उनसे पूछेंगे कि अब रास्ता क्या निकलेगा। डी चौक में तो अब वो जलसे जुलूस नहीं है, परेड ग्राउंड में पीटीआई करेगी और जहाँ पे मौलाना फजल रहमान पहले धरना लेके बैठे थे वहाँ अपोजिशन वाले बैठे होंगे। तो इन धरनों के बाद क्या होगा, फैसला तो पार्लियामान के फ्लोर पे होना है, वहाँ क्या होगा। हमारे साथ जो शुरा है फैसल जावेद खान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। फैसल साहब वेरी वार्म वेलकम। और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हैं PMLN से। डॉक्टर साहब आपको भी खुश आमदीद। फैसल साहब आप बताइए, अब ये मैच तो पहले दिन भी वहीं था, फ्लोर ऑफ द हाउस था, मैच अब भी वहीं है और ये वनडे मैच है। जिस दिन भी आपने तय करना है, पहले 3 दिन आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, हतमी दिन वोटिंग का जो है उसमें डिवाइड होना है हाउस। क्या होगा उस दिन? पहले तो 27 मार्च का जो जलसा है उसमें सब शिरकत कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। 3 बजे हम जलसा शुरू करेंगे। मुसद्दिक मलिक भी आ रहे हैं। परेड मोस्ट वेलकम, दावत तो दे दें, परेड एवेन्यू यकजहती के लिए कहें कि आप भी बिल्कुल आए, जरूर और आएं। ये आपको बुलाएं, आप फिर उनके जलसे में जाइएगा। ये हमारे जलसे में आए, जरूर हम भी इनके जलसे में जाएंगे ताकि इनके लोग, स्पिरिट यही होनी चाहिए, इनके लोग ज्यादा नजर आए। अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, लड़ाई नहीं बस होनी चाहिए। एक तो वो हो रहा है, तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। दूसरा ये है कि जो ये नोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो लेकर आए हैं ये, उसमें इनकी नाकामी जो है अब यकीनी हो चुकी है। अच्छा, वो कैसे यकीनी हो चुकी कैसे है? ये आपको पता चल जाएगा ना। कुछ देखिए, जो रोशनी मैटर डालने करता है हमें ना, भी जो चीज मैटर करती है, वो आपने बड़ी अच्छी बात की, वो अक्सर वोटिंग का टाइम मैटर करता है कि उस वक्त क्या सिचुएशन। हम पिछले 15 दिन से अपना गैस वर्क दे रहे हैं, कोई क्या कह रहा है जी, इतने बंदे मेरे साथ है, इतने बंदे मेरे साथ है, जो भी चीजें इस तराजर में अगर देखें, लेकिन अक्सर जो चीज मैटर करती है वो द डे ऑफ वोटिंग मैटर करता है। इन्होंने 172 अपना नंबर करना है, जो बहुत दूर, अब इनसे बहुत दूर हो चुका है। अभी तो इनसे दूर नहीं हुआ। आपके अपने बंदे इतने टूटे हुए हैं, मैं तो इंटरव्यू करके कैमरे पे आया हूँ, कैसे मानूं आपकी बात? वोटिंग हुई नहीं है, अभी वोटिंग नहीं हुई। ये आपका एनालिसिस है ना, मैं तो आपको अपना बता रहा हूँ कि इनकी PDM की जो ये तहरीक अदम एतमाद है, ये नाकाम हो रही है। अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई ना, तो ये सारे अडियाला में मिलेंगे। हमें नेक्स्ट टाइम एक कोऑर्डिनेटर हमें अडियाला जेल में भर्ती करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब समेत हमारे सारे वहीं मिलेंगे हमें। नहीं नहीं नहीं, सारे नहीं करेंगे, करें। बहुत अच्छे लोग हैं पीपल्स पार्टी में भी, PMLN में भी, JUIF में भी काफी ज्यादा अच्छे लोग हैं। कोई नेम लेकिन कुछ लोग जो आपको अच्छे लगते हो, मैं आपको बता दूं, वो लोगों को निकाल कर जो सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, अदरवाइज कोई रीजन नहीं है। देखें, जिसके खिलाफ अदम एतमाद लेकर के आ रहे हैं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ, उन पे एक करप्शन के एलिगेशन तक नहीं है, लेकिन जो लेके आए हैं वो अदालतों से कन्विक्टेड है, मुजरिम है, एब्सकॉन्डर है। सर, इत्तेहादियों ने अपना फैसला मौखर करके गेम को इंटरेस्टिंग तो रखा हुआ है। वो कहते हैं ना कि आखिरी दिन तक मैच जाए तो ज्यादा मजा आता है, आखिरी ओवरों तक चल रहा हो तो और मजा आता है। मेरे ख्याल में इत्तेहादी भी तजस्सुस बढ़ा रहे हैं कि अभी क्राउड उठना जाए पहले। ये बात ठीक है आपकी, लेकिन आपके सामने आपने इंटरव्यू भी किए हैं और भी बहुत से चैनल्स ने किए हैं, और वो वोकल है। कल भी हमने राजा रियाज को लिखा, उन्होंने कहा मैं बात भी नहीं करता इनसे। वो साथ थे PTI के वजीर, उन्होंने कहा मैं नहीं बात करता इनसे। तो तकरीबन 20 से ज़्यादा लोग जो हैं वो, यानी आपके सामने जितने वो सामने आ गए हैं वही गिन लें आप। हमें वोट तो चाहिए 10 से ज़्यादा लोग तो सामने आ चुके हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई अलायंस पार्टनर भी हमारे साथ नहीं आता है तो आज की सुप्रीम कोर्ट की गुफ्तगू के बाद इलेक्शन तो ये नहीं जीत सकते हैं, यानी वोट। और अगर अपने बंदे वो उस दिन क्रिच कर लें, गायब कर दें, फिर क्या करें? दूसरी जो अहम चीज़ है वो आपने सुना ही होगा कि ये पिछले 1-2 दिनों में जो इनके अलायंस पार्टनर्स हैं उनकी जो गुफ्तगू चल रही है, उनसे हमारी जो गुफ्तगू चल रही है, वो भी अब सबके सामने, उसमें भी अगरचे ऐलान नहीं हो रहा, लेकिन जो बेंट हैं वो बड़े क्लियरली सामने आ रहे हैं, लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। थोड़ी तो रोशनी डालें। आप कोई
6-6 8-8 दफ़ा इधर से उधर जा आ चुके हैं। मैं ये समझने से कासर हूँ कि बार बार मिलके क्या डिस्कस कर रहे हैं, ऐलान करें या हाँ करें या ना नहीं, वो करें। मेरे ख्याल में अगले 1-2 दिन में आपके सामने तमाम चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। पहले हमें बताया गया था 25 डेडलाइन है, अब कहा जाता है 25-26 दोनों दिनों में हो सकता है जी, जा 48 घंटे पे चलेगी जा। बात। तो वो क्या चीज़ है जो भी मानी है? बेशुमार चीज़ें ना, देखिए आप जब 7-8 जमातें जो है बैठ के कंसेंसस तय कर रही हैं कि हमने किस तरह चलाना है, आने वाले वक्त में कैसे चलाना है, तो उसमें कई चीज़ें हैं जो हर पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। बस वही गुफ्तगू हो रही है, फाइनल मराहल में है। काफ लीग से आपकी डील हतमी है, तय? जी मेरे ख्याल में काफ लीग के साथ भी और दीगर जमातों के साथ भी ये तो फैसला उन्हीं को करना है और उन्हीं का हक है कि वो फैसला करें, कि वो कहें कि हाँ हम हुकूमत के साथ खड़े हैं या अपोजिशन के साथ खड़े हैं। लेकिन हमारी तो बड़ी कंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन। सर वो शेर है कि सुलझाएं बेदिली से ये उलझे हुए सवाल, वहाँ जाएं या ना जाएं, ना जाएं कि जाएं हम। कोई नहीं, ऐसी तहाज़ुम का कोई बात मामला नहीं। वैसे ही लगता है। नहीं, बज़ाहिर तो नहीं लग रहा। ये भी खींच रहे हैं, आप भी खींच रहे हैं, वो जी, सोच रहे हैं खींच इधर रहे जाए हैं, तो फायदा है कि वो- उधर जाए तो फायदा है। ये मुझे लगता है दरमियान में गेम फंस गई है। वो क्या गालिब का शेर है कि जितना खींचता हूँ उतना खींचता जाए है मुझसे। ये हुकूमत के साथ तो बेचारा कुछ हालात कुछ देखिए, इसी जो तरह के हो रहे हैं। सुप्रीम- मेरा ये ज़ाती ख्याल है, मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर 90 से ज़्यादा फ़ीसद इम्कानात यही हैं कि हुकूमत ये वोट अब हार जाएगी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और ये एक तो मैं कह रहा हूँ, जिस तरह फैसल साहब भी कह रहे हैं कि नहीं, वो भी कह सकते हैं 90% हम जीत जाएंगे। लेकिन जब आप उनके जो तमाम लोग हैं जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं उनकी तादाद गिने, वो जो गुफ्तगू इल्हाकी जमातों ने की है, जो परवेज़ इलाही साहब ने भी की और दीगर लोगों ने भी की है, अगर वो उन बेंट्स को आप देखें तो कोई भी शख्स जो तज्जियाकार है वो हो सकता है मेरी तरह 90% ना कहे, 95 ना कहे, 80 कहे। लेकिन इस वक्त बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो ये कहें कि इम्कानात ये हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो जाएगा। उसके नाकाम होने की अब कोई जवाब समझ नहीं आता है। आप क्या कहते हैं सर? 100% नाकाम हो रहा है, 100%। वो कहते हैं 90% कामयाब हो रहा है, आप कहते हैं 100% नाकाम हो रहा है। और मैं कोई दावे भी नहीं करता, मैं कहता हूँ वोटिंग वाले दिन आप देख लीजिएगा। लेकिन कोई मंतक तो समझाए। इन्होंने कहा कि वो क्या कह रहा है, वो पार्लियामेंटेरियन क्या कह रहा है, इस वक्त सिर्फ आवाम क्या कह रही है वो सुने। मंतक और तो एक हमारे एक और ट्रैप में ही आ गए। हाँ। हमने जलसा रखा, हमने तो बहुत पहले का जलसा रखा हुआ था 27 मार्च का। इन्होंने भी जलसे रख लिए। ये भी इनका जितना शुक्रिया बोले बहुत कम है। थैंक यू वेरी मच। अब होगा मुकाबला। अब एक तरफ आप हमारा जलसा देखेंगे, साथ ही में इनका जलसा देखेंगे और देखेंगे कि पब्लिक ओपिनियन किधर है, लेकिन अवाम किधर। एक सेकेंड, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मंतक तो दूसरा समझाइए ना। दूसरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या मतलब? जो पार्लियामेंटेरियंस है अवाम के तर्जुमानी कर रहे हैं और वो पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। एक चीज। दूसरी चीज, तो ये आपको उम्मीद है कि आप जलसे में अगर लोग ले आएंगे तो फिर उसके बाद लोग वोट अच्छा, नहीं आप करेंगे। छोड़े ना जी, मंतक आप है। अपना आप करें ना, दोनों क्या मेहमानों नहीं, की जान- नंबर आपने पूरा करना है। जरा एक आप बीपर कर लो। हामिद खान साहब अस्सलाम वालेकुम। पूरा करना है ना। वालेकुम अस्सलाम। हामिद साहब, हमने तो नहीं करना। एक दो चीज़ों की आपसे वजाहत हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने 63A का केस है। वैसे तो आज चीफ जस्टिस साहब ने काफ़ी हद तक वो वाजे कर दिया, मोहर लगा दी उस बात के ऊपर कि वोट जो डलेगा उसको ना काउंट करना तौहीन के मुतरादिफ है, तो वोट तो काउंट करना ही करना है। दूसरा सवाल वहाँ आ जाता है कि उसकी सज़ा क्या है। जो 63A अभी तक हमें बज़ाहिर लगता है कि वो डी-सीट कर देता है रुकने कौमी असम्बली को, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये स्कोप मौजूद है कि वो इसकी सज़ा बढ़ा दे? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के ऑर्डर से रीराइट किया जा सकता है, ये क्या होगा? देखिए, वो मुश्किल काम है किसी चीज को पहले से रोक देना, प्रीएम्प्ट कर देना। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उसके लिए अभी से सजा मुकर्रर करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 63A में एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बताई हुई है कि अगर कोई डिफेक्ट करेगा तो उसके लिए पहले एक प्रोसेस दी हुई है पार्टी हेड की। अगर पार्टी हेड उसको डिक्लेयर भी कर देता है तो फिर दूसरी प्रोसेस दी हुई है इलेक्शन कमीशन के सामने, जो कि उसको कंफर्म कर सकती है और या ना कर सकती है, दोनों सूरतों में। तो इसलिए पहले से उनके इख्तियारात को इस्तेमाल कर लेना या कह देना कि इस तरह से इख्तियारात इस्तेमाल करो, इस तरह से अदालतें करती नहीं हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि पहले से अदालत कोई उनको वाज़ेह डायरेक्शन दे देगी इलेक्शन कमीशन को, या फॉर दैट मैटर पार्टी हेड के हवाले से
या किसी किस्म के इख्तियार दे देगी इस स्पीकर को कि आप इस तरह से करें, यानी वोट ना डालने दे या वोट काउंट ना करें। ये मेरा नहीं ख्याल कि सर ये स्पीकर के होने जा पास रहा है। कुछ ऐसा इख्तियार है कि उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई 10 12 15 लोग कहें कि हम तो बड़े नाराज़ हैं, इस हुकूमत से खफा है और हम अपोजिशन के उम्मीदवार को वोट डालने लगे। वो डिवीजन ऑफ द हाउस होनी है, बंदा तो सामने होगा, नजर आ रहा होगा, तो स्पीकर कहेंगे मैं तो इसको वोट ही नहीं डालने दूंगा, ये तो पीटीआई का बंदा है, इसको पकड़ के साइड पे करो, ये हमारा बंदा है। वो स्पीकर के पास कुछ ऐसा इख्तियार है? ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। स्पीकर तो सिर्फ एक ही दफा डिसअलाउ कर सकता है अगर वो शख्स नेशनल असेंबली का मेंबर ना हो। अगर वो मेंबर है, चाहे अपोजिशन का है, हुकूमत का है, तो उसको वोट डालने का इख्तियार है और उसका वोट काउंट करना स्पीकर पर लाजम है। तो मैं नहीं समझता ऐसा कोई इख्तियार स्पीकर के पास है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि पीटीआई के जितने अरकान चाहें, जो ग्रुप है वो राजा रियाज और बाकी लोग, वो जाएं और जाके अपोजिशन के बंदे को अगर वोट डालना चाहते हैं तो उनको इख्तियार हासिल है कि वो वोट डाल दें, और स्पीकर को ये इख्तियार नहीं है कि उसको रोकें। जी, लेकिन इसमें तो अपोजिशन के बंदे को वोट डालने वाली बात है। इसमें तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए वोट डालना है बिल्कुल, या नहीं डालना है, यही है ना वोटर का काम। तो ये दोनों चीजें इसके इख्तियार में है। चाहे तो उसके हक में, रेजोल्यूशन के हक में वोट डाले, चाहे उसके खिलाफ वोट डाले, और जैसे भी जिस तरह भी वोट डालेगा वो काउंट होगा, वो वोट काउंट होगा। और डिफेक्शन क्लॉज का इतलाक उसके बाद होगा, उससे पहले हो ही नहीं सकता। जिससे पहले नहीं हो सकता। उससे पहले अभी वो कॉज ही नहीं राइज होगा जिसकी बुनियाद पर इस किस्म का कोई एक्शन लिया जा सके। एक मैं हमेशा आपसे, आप जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जो एक नज़रियाती जिसको एसोसिएट किया जा सकता है तहरीक इंसाफ से, आप उनमें से एक हामिद खान है। क्या वजह हुई कि इस पार्टी के अंदर से कोई, पहले 23 लोग थे, कल वो कह रहे थे हम 27 हो गए, क्या वजह होगी कि 27 MNAs इसी पार्टी से जो एक ख़ास नज़रिए की बुनियाद के ऊपर आई थी, उसका साथ छोड़ने पे तैयार हो गए कि हम तो आपके साथ नहीं चलेंगे? क्या हुआ ऐसा पार्टी के अंदर? बुनियादी तब्दीली आई है सोच में कि इक़्तिदार लेने के लिए हम कोई समझौते करें, और जो कुछ इस वक्त बदकिस्मती से हो रहा है या देखने में आ रहा है, ये उन समझौतों का ही नतीजा है। जब आप अपने रैंक्स में इलेक्टेबल्स के नाम पर इस किस्म के लोग जो जिनकी बारे में पता है कि वो अपनी लॉयल्टीज बदलते रहते हैं वक्त के साथ साथ अपनी कन्वीनियंस के खातिर, ऐसे लोगों का आप शामिल करेंगे तो बाद में आपको प्रेजेंट करने का भी कोई हक हासिल नहीं है कि अब वो जो दूसरों से हटके आपके पास आए थे, ये लाए गए थे, तो अगर वो अब यहाँ से जाके किसी और के पास जा रहे हैं तो ये आपको पहले ही वाज़ेह होना चाहिए था कि इसका इम्कान होगा ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने में का और लाने का। ये आपको रिस्क आपको पता होना चाहिए था कि कल को जो उनको छोड़ के इधर आ रहे हैं, ये हमें छोड़कर कहीं और भी चले जाएंगे। आपने कहा कि वो खुद आए या लाए गए? लाए गए या खुद आए, कौन सी बात ज़्यादा दुरुस्त है? दोनों तरह ही है दुरुस्त, क्योंकि परवेज इलाही साहब ने एक इंटरव्यू में ये इल्जाम लगाया था कि 2011 में हमारा जो बड़ा जलसा हुआ था लाहौर में, उसके बाद से उस वक्त के ISI चीफ ने उनकी पार्टी से PMLQ से लोग ले लेके इधर PTI भेजने शुरू कर दिए। ये ऑन रिकॉर्ड बात की हुई है परवेज इलाही ने, और कहा कि हमें बड़ी रिजेंटमेंट हुई थी कि जब हमने शिकायत भी उनके पास की कि आप ये क्या कर रहे हैं, हमारी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, आप भी हम चाहते हैं कि इनकी पार्टी को मजबूत किया जाए, हम लोग भेज रहे हैं यहाँ से। तो 2011 में तो आप तो खुद उस वक्त लाहौर जलसे में PTI का हिस्सा थे, तो क्या PTI के उस लाहौर वाले जलसे में कोई ऐसी अनसीन मदद हासिल थी जिसकी वजह से वो मीनार पाकिस्तान भर गया था? मैं नहीं समझता, मेरा इंप्रेशन उस वक्त तक यही था और अब भी है कि वो जलसा बिल्कुल जेन्युइन हुआ था। और ये इसमें सारे वही लोग शामिल थे जो जेन्युइनली PTI के लोग थे, क्योंकि उसमें PTI में उस वक्त इमरान खान, मैं सीनियर नायब सदर था PTI का, और आसन रशीद हमारा मरहूम साथी वो पंजाब का सदर था। तो
इमरान खान की एक तरफ मैं बैठा था, दूसरी तरफ असद रशीद बैठा था। अभी कोई इलेक्टेबल नहीं आया था, कोई जो रवायती सियासतदान अभी पार्टी में नहीं दाखिल हुआ था अक्टूबर 2011 तक। ये जो कुछ भी आया जिसको इमरान खान साहब सुनामी कहने लग गए, ये उसके बाद ही सब कुछ हुआ है। आया खुद लोग, मैं समझता हूँ कि लोग चल के आए हैं, अच्छे लोग भी आए हैं, और कुछ लोग गालिबन भेजे गए हैं। आमतौर पे ये तासुर है कि भेजे भी गए हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ, 2018 के इलेक्शन से पहले बहुत सारे वो लोग आए जो 2002 में मुशर्रफ के साथ थी, 8 में पीपल्स पार्टी के साथ थी, 13 में पीपल्स पार्टी के साथी, 13 में PMLN के साथी, और फिर 18 में PTI के साथी बने। ये मिस्टेक थी इमरान की उनको कबूल करना, या उस वक्त सही फैसला था? मैं समझता हूँ मिस्टेक थी, गलती थी, उसके आज खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और ये बात हम में से कई लोगों ने पॉइंट आउट की थी कि ऐसे लोगों को शामिल करना हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ है। हम तो नए किस्म के नए लोगों को, साफ सुथरे लोगों को, जिनका पास में कोई इस किस्म की बैकग्राउंड, उनको हम शामिल करने के हक में थे। नई पार्टी हम बना रहे थे, नए तब्दीली लाने के लिए बना रहे थे। इन लोगों के साथ तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये तो मोर ऑफ द सेम वाले ही लोग हैं, तो आप इनको क्यों लेके आ रहे हैं? तो ये इस पर तो बहुत बहस भी हुई। कुछ लोग जो मेरे जैसे साफ कह देते थे, बाकी लोग प्राइम मिनिस्टर का रद्द-ए-अमल क्या होता था इसके ऊपर जब उन्हें कहा जाता था कि ऐसे लोग हमें नहीं लेने चाहिए? उन्होंने मुझे तो ये बताया था कि जब तक हमें इस तरह कभी इक़्तिदार नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक कि हम इक़्तिदार में नहीं पहुंचेंगे, हम कोई अपना प्रोग्राम जो है वो नहीं आगे ले आ सकेंगे। इसलिए जो हम समझौते कर रहे हैं, इसका मकसद एक अच्छा मकसद है कि हम अपने प्रोग्राम को ले जा सकें। लेकिन ये उनका व्यू पॉइंट था जो गालिबन तारीखी तौर पे दुरुस्त नहीं था, और मैंने भी उनको कहा था कि नहीं, तारीख ने ये साबित किया है कि एंड्स नेवर जस्टिफाई मीन्स। जिस रास्ते आपने, अगर आप गलत रास्ते एक दफा चल पड़े तो फिर वो कभी भी आप सही मंजिल पे नहीं पहुंचते। तो ये वो लेकिन उस वक्त उन्होंने इतनी गहराई से नहीं सोचा था, उसका आज नतीजा सामने आ रहा है। हामिद खान साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक, आपसे शुरू करते हैं। अब तब्दीली के लिए अब आपने वोट डालना है, वोट के अंदर कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा जमहूरी सफ़र जो है वो आपका एक साइड पे आ जाए? पता नहीं, आई मीन इट्स हार्ड टू से। बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अगर आप हुकूमत के अंदर देखें तो जो हुकूमत के अपने अरकान हैं PTI के, वो आपने 27 का नंबर दिया, कोई 22 का नंबर दे रहा है, मगर अगर 20, 25, 30 लोग जो हैं वो पार्टी के साथ नहीं खड़े हैं तो पार्टी अंदर से भी उसके अंदर एक एट्रिशन जो है वो नज़र आ रही है। तो वो कैसे सब कुछ उलट जाएगा। 17 वोट आपने इत्तेहादी इल्हाकी जमातों के गिने हैं, जो मैंने आपको बताया। आप खुद एनालिसिस कर लें, क्योंकि उनके अनाउंसमेंट्स नहीं है, तो आई थिंक कबल अज़ वक्त भी होगा। और बुरी बात भी है कि मैं कहूँ कि वो जी हमारे साथ हैं या इनके साथ हैं, मगर अब कोई ऐसा मुझे तरीक़ाकार नहीं नज़र आता जिसके ज़रिए ये बिल्कुल बिसात जो है वो पलट जाए। खान साहब डराते ज़रूर हैं, हमें नहीं मालूम किसे डराते हैं, क्योंकि देखिए हमारे साथ तो जो हो सकता था हो चुका है। 35 किलो या 30 किलो हेरोइन निकल आई। अब तो उन्होंने कहा लोग बच्चों को रिश्ते नहीं देंगे और सब। जी जी, नहीं मैं आहिस्ता आहिस्ता वहीं पे जा रहा था, मगर मैं पहले तारीख ही बता रहा हूँ कि 30-35 किलो हेरोइन निकल आई, और वो 300 भी निकल आए तो सज़ा मौत ही है। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब 3-4 महीने मौत की काल कोठरी में रहे हैं। अगर आज आप पूछें, उनको बुला लें, लाइन पे ले लें, तो वो आज रात को भी जेल जाने को तैयार है। तो उन्हें किस चीज़ से डरा रहे हैं? वो तो पहले ही 7-8-9 महीने जेल काट आए हैं, 3 महीने फांसी की काल कोठरी में जेल काट आए हैं। फिर आपने हाई कोर्ट के फैसले भी पढ़ लिए। अब मैं तफसील में नहीं जाऊँगा कि ख्वाजा साहब चार्ज फ्रेम होना बाकी है। जी, अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अब क्या हमें तो नहीं डरा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ तो आप जो कर सकते थे कर चुके हैं। हाँ, ये गुमान में ज़रूर आता है फिर किसे डरा रहे हैं। ये जो बार बार जिक्र करते हैं, कभी
खालिद बिन वलीद का, कभी न्यूट्रलिटी का, कभी यहाँ वहाँ का। भाई हमें तो नहीं समझ आती। ये जो गुफ्तगू नई इन्होंने शुरू की है कि बच्चों को रिश्ते नहीं मिलेंगे, कॉलेजों स्कूलों में नहीं जा सकेंगे, हम घिराव जलाओ हो जाएगा। अगर इस तरह का कुछ इंतशार वाकई, अगर एक स्टेट्समैन, एक प्राइम मिनिस्टर मुल्क का बैठा हुआ इलेक्टेड या सिलेक्टेड, अगर वो ये फैसला कर ले कि ये तमाम इदारे, पुलिस, रेंजर्स मेरे साथ हैं और मैंने टकराव करना है और मैं सिचुएशन को वहाँ तक ले जाऊँगा जहाँ पे मासिवा इसके कि पूरी बसात उलट जाए, कुछ ना रह जाए, ये हो सकता है थियोरेटिकली, मगर मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। आप बताइए फैसल। देखिए इरादे तो इनके ऐसे हैं, हम तो हमारे डी क्यों चौक होंगे? में हमारे पास जलसा तो कर रहे वोट थे, है। हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, हम वहाँ पे भी नहीं कर रहे। हम तो पुरअमन इंशाल्लाह 27 मार्च को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा कर रहे हैं। लेकिन भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, या जो असल में तो नोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो आप लेकर आए हैं, आपने नंबर पूरा करना है, आप ये क्यों हमारे फिर। पास तो है। लेकिन मैं इनके खिलाफ बात नहीं कर सकता, मैं इनको शुक्रिया ही बोल सकता हूँ। यकीन कीजिए, अल्लाह का शुक्र है और उसके बाद इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो इन्होंने कर दिया। हमारी पार्टी, हमारे तो वर्कर्स रिलैक्स किए हुए थे, वो तो इजी हुए थे उनको, इन्होंने वो कर दिया, हमारी पूरी पार्टी एक्टिव हो गई है, पूरी हमारे फॉलोअर्स, सारी पूरी कौम एक्टिव हो गई है। और उन्होंने एक लाइन, बहुत बड़ी फतह हमारी, हम जीत चुके हैं। उन्होंने लाइन ड्रॉ कर ली है कि कौन करप्ट है और कौन हक पे है, और हक और बातिल के बीच में, और ये कौमें बनती हैं इस तरह। छोड़ दें ये कुर्सी वो कुर्सी, कौमें कुर्सी इस तरह छोड़ बनते दें। हैं। वैसे लेकिन मैं सुने, आपको एक फैसल बात नहीं, ये बताऊं। कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कुर्सी आज- छोड़ दें, कौम नई तहरीक है, कुर्सी छोड़ कौम बना देखिए, तहरीक। एक चीज बता, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुर्सी छूट रही है या नहीं, जजेस ये साहिबान बताइए। की बड़ी जबरदस्त ऑब्जर्वेशंस आई हैं। ठीक है, आपने एक प्रियम्बल दिया था प्रोग्राम का, इसलिए मैं समझता हूं कि मैं, क्योंकि आज कोर्ट रूम में मौजूद था, बताइए। और मैंने बड़ी प्रोसीडिंग्स बड़े गौर से सुनी है। देखें, एक तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि जितना मर्जी गुस्सा हो पार्टी के अंदर निकलना चाहिए। ठीक है, और जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने किया, क्या दूसरी कश्ती में छलांग लगाकर हुकूमत को फारिग कर देना है कोई ठीक चीज़? सही बात तो है ना। दूसरी चीज़ के जो सियासी पार्टियों के अंदर का डिसिप्लिन होता है, और अगर ये पाबंदी ना हो वोट वाली, तो सियासी जमात जो है वो तो तबाह हो जाएगी। तो पार्लियामेंट्री पूरा सिस्टम, यानी कि जो कलेक्टिव वोट है, देखिए 4 चीजें हैं ना, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, लेकिन वो ज़हन में वोट ऑफ, रखिए, जज साहब ने कहा कि ये बादशाहत सुनिए, कायम नहीं करना मकसद, सुनिए, क्योंकि आपको इस उसका- रुकन को हक देना है कि हक- अपनी हक जहां उसका- इख्तिलाफी वोट डालना है वो डाले। हाँ, उस पे एक और बात उस भी पे वो हुई। डिसीट हो जाएगा। उस पे एक और बात भी इंटरेस्टिंग है। देखिए, मैं पहले तुम एक्सप्लेन कर दूं। 4 चीजें हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड फाइनेंस बिल। इसमें क्लियरली कानून वाज़ेह सारी है। चीजें लिखी हुई हैं, पार्टी लाइन से आप नहीं हट सकते, और आर्टिकल 95 भी आपके सामने। हटने की लेकिन हटने की सजा सुने, लिखी है। सुन तो लें, अगर किसी ने फैसला किया है कि वो पार्टी से खुश नहीं है, उसका भी एक तरीका मौजूद है। आप पार्टी से रिजाइन करते हैं, नेशनल असेंबली की सीट से रिजाइन करते हैं, उस पर बाई इलेक्शन होता है, आपने जिस पार्टी में जाना चले जाएं, जहां वोट डालना डालें। उसका ये तरीका है, उसका ये नहीं। जो बिलावल कहते हैं ना, हम एक आईनी तब्दीली ला रहे हैं, ये आईनी तब्दीली नहीं, गैर आईनी और आइन से गद्दारी की तब्दीली है। सर आप तो आईनी आइन तरमीम से कर गद्दारी लें, की तब्दीली, आईनी बिल्कुल। तरमीम कर लें तो फिर ये ठीक ऐसा है, मुमकिन नहीं। है। अभी जो आइन कहता है कि डिफेक्शन क्लॉज का इतलाक होगा अगर उसने ये 4 मौके के ऊपर खिलाफवर्जी देखें, की, सुप्रीम तो वो कोर्ट से डिसीट हो जाएगा। और उसका सुप्रीम तरीका कार है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से इंटरप्रिटेशन आ जाएगी दोनों चीजों के चीफ ऊपर। ठीक जस्टिस है, ने कहा है वोट ठीक है, डलेगा नहीं। और उसको रोकना तौहीन होगी। नहीं, उन्होंने सवाल किया, क्या उसकी तौहीन नहीं होगी? बात सुने, ऑब्जर्वेशंस होती है कोर्ट की, मैंने भी आपके सामने रखी, मैं 5 और भी रख सकता हूं जो कि हमारे हक में। लेकिन कामरान मुर्तजा साहब को ले लेते हैं। कामरान मुर्तजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, चीफ जस्टिस साहब का एक तो हमने ऑब्जर्वेशन बड़ी धांसू सुनी कि वो अगर वोट ना डालने दिया जाए या काउंट ना किया जाए तो वो तो वोट की तौहीन हो जाएगी। तो इसके ऊपर कुछ आपको लगा कोई माइंड ऑफ दी जजेस के वो किस तरफ ले जाना चाहते हैं कि वो उसको परमानेंटली लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन लगा देंगे जो फ्लोर क्रॉस करेगा? वोट काउंट होगा या नहीं होगा? कुछ इसके ऊपर रोशनी डालें। नहीं, उसमें ऐसा है कि ये असल में जो 63A की जो प्लेन रीडिंग है उससे यही जो है ना वो पता चलता है कि वोट कास्ट होगा तो मतलब एक काम हो जाएगा, एक अमर वाकया होगा तो देन उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अब वो वोट का कास्ट होना जो है ना वही एक वाकया है ना जिसमें सरजद होना है, तो वो इसलिए वोट कास्ट होना फिर उसका काउंट होना ये तो हो जाएगा। उसके बाद ओपिनियन जो गवर्नमेंट मांग रही है इस पे तो अटॉर्नी जनरल साहब खुद भी कंसीड कर रहा है ना, इस पे तो उनका अपना व्यू आ गया कि वोट हर सूरत में काउंट होगा।
काउंट भी होगा, कास्ट भी होगा। अब रह जाएगी उसके बाद की बात कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब हमारा उसमें जो है ना वो केस ये है कि जी वो सिर्फ जो है ना वो जो सीट वो होल्ड कर रहे हैं, जो इस वक्त उनके पास जो एमएनएशिप होगी वो सीज हो जाएगी। उनका ख्याल ये है कि नहीं, इसको 62(1)(f से जोड़ा जा सकता है, तो इसको उन्होंने इस्टेब्लिश करना है। जो मेरा ख्याल है कि वो बनती नहीं है बात, क्योंकि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। वो क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन वो और तरह की है, और ये आप इसको डिसक्वालिफिकेशन कह लीजिए या जो भी कहें, ये और तरह की। जो सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी तौर पर फैसला देना है वो इस बात के ऊपर है कि वो वोट तो डलेगा, काउंट भी होगा, उसके बाद जो सज़ा है वो सिर्फ डी सीट है या 62(1)(f है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसका तयन करना है। इसका तयन करना है। तो आपके ख्याल में ये फैसला वोट डलने से पहले आ जाएगा या इसमें ताख़ीर हो सकती है? दोनों बातें मुमकिन है। अब तो देखिए, कल हालांकि वो एक फंक्शन भी है, और उस फंक्शन के बावजूद भी एक जज हमारे रिटायर हो रहे हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने डिसाइड किया, हालांकि रवायत नहीं है कोर्ट की कि उसके बाद बैठे, मगर इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम इसके बाद भी बैठेंगे। तो कल मेरा ख्याल अटॉर्नी जनरल कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद हमारी तरफ से शुरू होगा। तो मेन काउंसिल तो 2-3 ही होंगे, आखिर में कहने वालों के लिए कुछ भी नहीं रह जाता, या रेपुटेशन होती है, तो वो फिर बोर करने वाली बात हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि इसको मंडे तक कंक्लूड किया जा सकता है, मंडे नहीं तो ट्यूसडे तक कंक्लूड किया मंडे या ट्यूसडे को कंक्लूड किया जा सकता है। तो आपके तवक्को क्या है कि वोट किस दिन डल सकता है? इजलास तो 25 है ना? इजलास तो 25 है, मगर 25 को सिर्फ ये होगा कि लीव ग्रांट करेंगे। अगर उन्होंने इसको अर्जन कर दिया, उसको वो एक फातिहा वाला मामला है, तो अगर वो न किया उन्होंने और उसी दिन उन्होंने प्रोसीड करने का वो किया, तो फिर लीव ग्रांटिंग होगी। लीव ग्रांटिंग के बाद जो है ना फिर पीरियड शुरू होगा। मिनिमम 3 डेज है और मैक्सिमम 7 डेज है। और अगर उन्होंने इसको पोस्टपोन कर दिया, तो फिर जिस दिन ये लीव ग्रांट होगी, तो अगर नहीं होगी तो फिर तो बात खत्म हो गई, और अगर लीव ग्रांट होगी तो उसके बाद 3 to 7 डेज। सर, ये जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फाइल हो जाए तो उसके बाद तो असम्बली कोई अदर बिजनेस तो टेकअप ही नहीं कर सकती, वो इसको किसी और पोस्टपोन कैसे करेंगे? वो करते नहीं है, मगर बहरहाल इसमें शक ये अगर कर दिया तो अब इसके ऊपर एक ऐसा लतीफ़ा है जिसको मैं आपको नहीं सुना सकता। तो अगर उन्होंने पोस्टपोन कर दिया तो फिर क्या करेंगे? आपके पास कोई रेमेडी नहीं है, क्योंकि ये जो कुछ भी होगा विद इन दी हाउस होगा। तो अगर उन्होंने कर दिया तो फिर क्या करेंगे? कुछ भी, चाहे वो 1 महीने के लिए मुलतवी कर दे। हाँ, उसके बाद फिर यही होगा ना, वो उसके बाद तो तनकीद शुरू हो जाएगी ना। अगर फर्ज कर लीजिए इस तरह की बातें शुरू हो गई, स्पीकर चाहे तो वो उसको 30 दिन के लिए इजलास मुलतवी कर सकते हैं। आपके ख्याल में ये भी मुमकिन है? और 2-3 दिन के लिए तो मुलतवी किया जाता है, मगर इतने दिन के लिए अगर कर दें तो हम कर क्या लेंगे? मसला इसलिए कि हम इतने से एप्लीकेशन लेके सर फिर असद कैसर को इमरान को संभाल के रखना चाहिए और मुलतवी पे मुलतवी कराते जाए और आप उनको ढूंढते रहे। बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ। एक दफा लीव ग्रांट हो गई, वो लीव ग्रांट करने से पहले हो सकता है। लीव एक दफा ग्रांट हो गई, फिर वो पाबंद हो जाएंगे। फिर पाबंद हो जाएंगे। अब तो जल्दी वोटिंग कराएंगे। हम तो चाहते हैं जितना जल्दी हो। ये तो आपने पहले भी एक दिन कहा था कि 3 दिन। सब वोटिंग से बात बहुत आगे चली गई सर। फिर 25, 27 को वोटिंग शो पे बैठे हुए मैंने कहा था 154, ठीक है ना, 150 को नहीं कर। लेकिन आपने ये भी कहा था कि हम तो इलेक्शन अगले 4 दिन के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वोट ले लेंगे। 27 को जलसे वाले दिन नहीं, आप ही के प्रोग्राम में 3-4 हफ्ते पुरानी बात है, इन्होंने बड़ी जिस कोशिश दिन फाइल की थी उससे अगले या 2 दिन। तो मेरे भाई मेरे साथ थे, इन्होंने कहा हम 3-4 दिन में करवाने लगे हैं। सर अभी 27 को ही करवा दें। अभी मुझे नहीं लगता, वैसे 27 को ही करवा दें जलसे वाले दिन। जब आप क्या करवा दें? 27 संडे है, छुट्टी है जी। तो सर छुट्टी को वोट डालेंगे, इससे ज्यादा अच्छा देंगे। जल्दी इन्हें जल्दी आराम आ जाएगा, और ये इनके मतलूबा नंबर से रब्ता मुमकिन नहीं है। जो मतलूबा नंबर है उन्हें दरकार है, वो इनके पास दस्तयाब नहीं है। और वो कोई सरकारी नंबर है जो मतलूबा जी, वो 172 है ना, वो नहीं है इनके पास। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जब हुकूमतें बनने वाली हों तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि वो फोरकास्ट क्या सजेस्ट करती हैं। तो आज मैंने भी 1-2 वीडियो क्लिप्स देखे, तो मोहम्मद अली ज़ंजानी हैं, उनसे मैंने पहले पूछा कि वो क्या कहते हैं। तो मोहम्मद अली ज़ंजानी ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बातें बताई, और आलिया नज़ीर 2 से मैंने बात की। दोनों की मैं बताता हूँ, फिर आगे सवाल जवाब शुरू करते हैं। दोनों में एक कदर मुश्तरक है।
वो कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर बरकरार रहेगी और ये चेंज नहीं होने वाला। पाकिस्तान का वो जो भी जायचा बनाते हैं वो कहते हैं बर्थ टाइम से वो शुरू होता है और वो फॉर एवर रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला, वैसे ही रहेगा। इमरान खान की हुकूमत, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ज़ंजानी साहब का ख्याल ये है कि ये जो अगले चंद रोज़ हैं ये इमरान खान के लिए भारी हैं। हो सकता है कि उनको मुश्किल पड़े और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में उनको मसाइल का सामना करना पड़े। लेकिन अगला जुमला वो कहते हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अगर मैं निकाल दिया गया तो ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा, वो कहते हैं वो उनका जुमला ठीक है, वो अगर निकाल दिए गए तो ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे, लेकिन इम्कान है कि निकाल दिया जाए। आलिया नज़ीर उसके बरक्स, वो बड़ा ही उनका इंटरेस्टिंग था। वो कहती हैं कि प्राइम मिनिस्टर का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इनको निकालना मुमकिन नज़र नहीं आता, ये सर्वाइव कर जाएंगे। वो कहती हैं कि जितने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इस वक्त लोग हैं, सामने चेहरे हैं, उसमें इनके अलावा किसी के जायचे में इस वक्त वो पोजीशन नहीं है इक़्तिदार वाली। लेकिन उसके अगली लाइन वो कहती हैं कि उनको नज़र आता है कि कोई डार्क हॉर्स है, जो शहबाज शरीफ भी नहीं है, बिलावल भी नहीं है, वो मरियम भी नहीं है, कोई डार्क हॉर्स है, कोई और शख्स सामने आ सकता है। और उनका भी कहना यह है कि स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट वो बरकरार रहेगा। ये दो लोग हैं, एक कहते हैं कि इमरान जा सकते हैं, ज़ंजानी साहब, कि ये अगले चंद रोज़ चंद हफ्ते ऐसे हैं, और आलिया कहती हैं कि नहीं जाएंगे, बच जाएंगे, लेकिन डार्क हॉर्स वो भी देखते हैं कि कोई डार्क हॉर्स सामने आए तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी। एनी कॉमेंट? डार्क हॉर्स वाला इशारा ख़तरनाक है, लेकिन बहरहाल दोनों ने यही कहा है। वो तो MQM और क्यू लीग भी गालिबन दे चुकी है डार्क हॉर्स वाला इशारा भी, और इनको दरखास्त भी दे चुकी है। तो वो तो डार्क हॉर्स कौन है, वैसे वो आपको याद होगा एक दफ़ा वो हमारे दोस्त फैसल बाउडा साहब ने भी काबीना के इजलास में कोई डार्क हॉर्सेस को आइडेंटिफाई किया था। ये बैठे हुए थे वहाँ पे। ये दो बड़े नामवर लोग हैं, ज़ंजानी भी और आलिया नज़ीर भी, दोनों बड़े, जिनका जिक्र उन्होंने किया था वो बड़े नामवर लोग हैं। फैसल बाउडा साहब, आप कुछ कहेंगे फैसल इस पे? कोई नहीं जी, ब्राइट है, आगे सब ब्राइट है। कोई डार्क हॉर्स है? डार्क कुछ नहीं है, सब ब्राइट है, इस वक्त फ्यूचर ब्राइट है। Other than 27 इमरान मार्च का खान, जलसा इस मुल्क की तकदीर बदलेगा। अदर देन इमरान खान को ऐसा डार्क हॉर्स है जो सामने इमर्ज करके आ जाए, जिसको हम देखना रहे? इमरान खान साहब ना सिर्फ ये पूरा 2023 अक्टूबर तक वजीर आजम पाकिस्तान है, और उसके बाद 2028 तक भी इमरान खान वो एक दफा मैं भी एक बात करना, हाँ जी, लेकिन मैं लेट मी कंप्लीट ना, पहले मैं आपको एक बात एक जुमला, दोनों का खत्म हो गया टाइम, खत्म हो गया। हाँ, तो मुझे आप ये कहता हूँ 2023 की इलेक्शन में इमरान खान 2023 की इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत लेके आ रहे हैं। एक चीज, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनका फ्लॉप हो चुका है, और 2028 तक ये उठ नहीं सकेंगे। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। वो रूस की वो कौन सी थी एजेंसी, वो जो सीक्रेट एजेंसी होती है, KGB, तो वो एक दफा अखबार में तराशा आया कि KGB के दफ्तर में कल रात डाका पड़ा और आने वाले 5 इलेक्शन का रिजल्ट चोरी करके डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, फैसल जावेद, दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।